मित्रों, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं इस बात का खेद व्यक्त करता हूं कि मुझे स्वयं इस समय आपके बीच में हिसार में सभा के प्रांगण में होना चाहिए था, लेकिन जैसा डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने और अन्य साथियों ने बताया है कि आज मौसम ने साथ नहीं दिया और विजिबिलिटी कम होने के कारण से वहां आना संभव नहीं हो पाया है। तभी ये कार्यक्रम की योजना बनाई गई कि मुझे आपसे बात अवश्य करनी है, चाहे वर्चुअल तौर पर भी आपके साथ मुझे जुड़ना पड़े। ये ठीक है कि मैं आपकी सब बातें सुन तो नहीं पाया। अंत में नायब सिंह सैनी जी, अपने मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर कमल गुप्ता जी, इनकी बातें तो मैंने सुनी हैं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि बहुत से विषय जो मुझे वहां कहने चाहिए थे, सब साथियों ने वक्ता के रूप में आपके सामने रखे होंगे। मेरे साथी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे विधायक श्री भव्य बिश्नोई जी, डिप्टी स्पीकर साहब श्री रणवीर गंगवा जी, और उत्तर प्रदेश से पधारे हुए मेरे वहां के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, श्री हरि सिंह सैनी जी, श्रीमती पूर्व सांसद श्रीमती कैलाश सैनी जी, पूर्व विधायक श्री पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, सैनी सभा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सैनी जी, मेयर हिसार के हमारे श्री गौतम सरदाना जी, अन्य सभी उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मैं महाराजा सूरसेन जयंती के इस भव्य समारोह में आप सबके साथ मिलकर के बातचीत करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूं। और महाराजा सूरसेन सैनी के आप लोग सब लोग वंशज, उनकी याद में वैसे तो हर साल कार्यक्रम करते हैं, और मुझे याद है कि 1920 के कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र में भी जो पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें मैं उपस्थित हुआ था। आज इस कार्यक्रम में मैं दूसरी बार आ रहा हूं। मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप हर वर्ष हरियाणा के किसी न किसी कोने में राज्य स्तरीय कार्यक्रम अवश्य करें, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक महाराजा सूरसेन जी का जो इतिहास हमने पढ़ा है, बहुत ही प्राक्रमिक और बहुत ही वेदों के ज्ञाता, प्रतापी, न्यायप्रिय, एक धर्मात्मा, इस प्रकार के प्रजापालक वो राजा थे। और राज्य में उनके समय पूर्ण समाजवाद था, उत्पादन के साधन समस्त समाज की भलाई में काम आते थे, इस प्रकार की और उनको राज करने की जो पद्धति प्रक्रिया थी वो उस समय हमने की। राजा सूरसेन सैनी जी, इनका जो क्षेत्र है मथुरा का इलाका है, और उस मथुरा के क्षेत्र के अंदर आज भी उनकी मान्यता जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत ऐतिहासिक तौर पर उनको लोग वहां याद करते हैं। वहां पर उन्हीं के नाम पर सौर सैनी भाषा, और उन्हीं से आगे चल करके ये जो सूरसैनी वंश है, जिसके हम सब सैनी समाज के नाते वंशज हैं, ये वहां शुरू हुआ। सूरसैनी जाति की जो प्रशंसा है, न केवल इतिहास में बलती है, बल्कि महाभारत के में भी सूरसैनियों का ये यश जो है ये गाया जाता है। हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है, और उसके अधीन हम जितना भी काम करते रहे हैं, हमें ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का जो वर्णन मिलता है, उसी वंश में चलकर महाराजा सूरसैनी ने सूरसैनी गण की ये स्थापना की थी। सैनी समाज ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक, और श्री लक्ष्मीदास जी जैसे संत, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाबचंद सैनी जी जैसे वीर योद्धा, बिहार के सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, और बहुत प्रसिद्ध नाम हमने सुना है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरुबचन सलारिया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह सैनी जी जैसे वीर सैनिक, और चंडीगढ़ जिस नाम से ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ऐसे कलाकार जो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता हैं, पद्मश्री नेकचंद सैनी जी। भारत में बाघों की जनसंख्या
और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करने वाले पद्मश्री कैलाश चंद सांखला जी जैसे वन्य प्राणी संरक्षक, ऐसे अनेक महापुरुष अपने समाज में ऐसे हुए हैं। हमें अपने इन जो महापुरुषों का, वीरों का, इनकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो वास्तव में माथा ऊंचा होता है, गौरव से हम अपने सीने को चौड़ा करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में सेनानी सरदार महंगा सिंह सैनी और अजीत सिंह सैनी जैसे सेनानी इसी समाज ने दिए हैं। वास्तव में देश का इतिहास इन सेनानियों का और हमारी आजादी के आंदोलन से भरा पड़ा है। 1857 की पहली जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उस समय समाज के वीरों ने कितना बड़ा योगदान किया है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसी भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी के नाम से यात्रा चलाई जा रही है, कल ही अजमेर में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमने आजादी दिलाई है। वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा बाहर जाके निकल के देखते नहीं है। ये जो अनगिनत क्रांतिकारियों का मां भारती के बलिदान के लिए जो काम किया है, वास्तव में इस प्रकार का खेदजनक बयान कभी देना नहीं चाहिए। देश की आजादी में बहुत बड़े क्रांतिकारियों का, वीरों का जो योगदान रहा है, हम सबको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमको सबको याद रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव, ऐसा ही हमको लेकर के चलना चाहिए। वास्तव में सैनी समाज ये हमारा बहादुर समाज है। समाज की सत्य और अहिंसा की महान परंपराएं हैं। पूर्वजों ने दया, धर्म और त्याग के ऊंचे आदर्श ये ऐसे काम किए हैं। समाज की एक बड़ी आबादी महाभारत से पहले भी खेतीबाड़ी का काम करती रही है। वास्तव में राजा कुरु ने जब कुरुक्षेत्र में हल चला करके खेती का काम शुरू किया था, उस समय भी बड़ी संख्या में सैनी समाज उस क्षेत्र के अंदर पहले से खेतीबाड़ी का काम ये करता रहा है। जैसा हम देखते हैं कि देश के निर्माण में सैनी समाज का योगदान ये बहुत प्रशंसनीय है। जैसा हम जानते हैं, आजादी के बाद यानी एक प्रकार से पहली जो हमारी महिला शिक्षिका है, जिनको हम बहुत आदर से याद करते हैं, ऐसा नाम भी ये शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के नाम से और ये उस समय आता है। इस प्रकार से जो मैंने पहले जिक्र किए हैं, ऐसे महान पुरुषों में जो शिक्षा के बारे में विचार है, वो बहुत ही एक प्रकार से सराहनीय है। एक आधुनिक और एक विकसित हरियाणा को बनाने के लिए आज हरियाणा में भी बहुत सी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, और इसलिए हमेशा मेरे मन में कभी कभी सैनी समाज के प्रति बहुत प्रेम और प्यार इसलिए भी आता है कि एक प्रदेश के हित में सोचने वाला, छोटी सोच का ना होकर के एक व्यापक सोच का समाज ये हमारा सैनी समाज है। इसलिए मैं सैनी समाज के सभी महापुरुषों को अपनी ओर से नमन करता हूं, और विशेष तौर पर महाराजा शूर सैनी जिनकी आज जयंती मना रहे हैं, उनको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मित्रों, हर समाज के अंदर कुछ ना कुछ नेता, महापुरुष, ऐसे संत हुए हैं। हमने हरियाणा सरकार, आज संयोग से ऐसा कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार में हमने जो योजनाएं बनाई हैं, उसमें संतों, महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान, इसको हम हमेशा याद करते रहे हैं। हमने इसके लिए विशेष योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना, ये हमने एक योजना बनाई, और उसके अंतर्गत कितने ही ऐसे वीर पुरुषों के, हमने महापुरुषों के जयंतियां ये हमने मनाई हैं। चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे भगत कबीर हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, अभी गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला उत्सव ये हमने मनाया। डॉक्टर अंबेडकर जी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये हमने मनाया है। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम ये मना रहे हैं। अनेक संत महापुरुषों ने जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का काम किया, उनको समय समय पर विचारों को याद करते रहेंगे तो आने वाली नई पीढ़ी उस शिक्षा से और वो लाभान्वित होती रहेगी। हमने अपने समाज के हित के लिए ये सब काम करने हैं। सरकार उसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। पूरे हरियाणा को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक ये नारा दिया। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हमें नारे दिए, ऐसा जो आह्वान किया समाज की एकता के लिए, इसको हम भरपूर मानते हैं। पिछले 8 वर्षों में केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार,
लगातार काम कर रही है, देश प्रदेश के हित में काम कर रही है। हमने कुल मिला के समाज के हित में शिक्षा की योजनाएं, स्वास्थ्य की योजनाएं, सुरक्षा की योजनाएं, स्वावलंबन की योजनाएं, स्वाभिमान बनाए रखने के लिए बहुत सी योजनाएं ऐसे सारे प्रदेश, सब प्रदेशों में, अपने हरियाणा प्रदेश में, देश भर में ये सब चलाई है। आखिर इसको क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के काम भी बहुत किए हैं, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व जब हम देखते हैं कोई भी छोटा काम भी अगर घर का परिवार का कराना होता था, जितने सदस्य होते थे आधे सदस्य तो लाइन में लग के खड़े रहते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे, काम के होते नहीं थे, जूती घिस जाती थी। लेकिन इन सब चीजों को हमने ठीक करने के लिए नई नई योजनाएं व्यवस्था परिवर्तन की है। चाहे वो केंद्र सरकार में हमने हर परिवार की चिंता की है, हर परिवार के अंदर, गरीब परिवार के अंदर रसोई घर में गैस मिले, नल से जल हर रसोई में पहुंच जाए, हर घर में बल्ब जले, कहीं कोई अंधेरा कहीं न रहे, आवास सभी गरीब परिवारों को ये मिलना चाहिए, हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। यानी कितने क्रांतिकारी कदम किए हैं जो जब दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और समाज में ईज ऑफ लिविंग का जो एक पैमाना तय किया गया है, लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवनचर्या को यानी सरल कर रहे हैं, आसान हो रहे हैं। हमारे यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ये बढ़ रहा है, लोग सामान्यतः आनंदित रहें, खुश रहें, इस प्रकार की और हमारी कार्य पद्धति करने का काम हम कर रहे हैं। हमने ई गवर्नेंस इसको चालू किया ताकि लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। आपकी कोई छोटी बड़ी तकलीफ है, सरकार से कोई काम है, घर बैठे आप अपनी बात को सरकार के किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। घर बैठे आपका काम सुविधाजनक हो जाएगा, आपको समाचार मिलेगा। परिवार पालन करना ये परिवार के मुखिया का दायित्व होता है। मुखिया अगर इस ऊहापोह में लगा रहेगा तो समाज को सुखी हम नहीं कह सकते। दीनदयाल जी ने हमको कहा था कि एक सुखी समाज की कल्पना क्या करेंगे, तो सुखी समाज वही होता है जहां समाज में खड़े हुए सब लोगों में अगर किसी को अंतिम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाए तो अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। अंत्योदय के भाव से सरकारों के लिए काम करने का एक संदेश, इन्होंने सिद्धांत एक उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर हमारी सब सरकारें चल रही हैं। हरियाणा में विशेष तौर पर हमने बहुत बड़ी बड़ी इसकी योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र, इसके अंतर्गत सब परिवारों को उसका डाटा इकट्ठा किया है ताकि कोई व्यक्ति अगर उसकी आवश्यकता है उसको आना न पड़े। हमारे पास डाटा है, हम सरकारी सेवाएं गरीब के हित के लिए उसके घर में जाकर के दें, उसकी आवश्यकता के हिसाब से, और हम उसका यानी समस्या का हल करें। डिमांड के हिसाब से नहीं करें। डिमांड तो बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग अपनी बात को आगे बढ़ा भी नहीं पाते हैं, उनके पास इतनी योग्यता क्षमता भी नहीं होती, वो अपने घर बैठे मायूस बैठे रहते हैं। लेकिन हम घर घर जा करके और ऐसी सारी चीजों का और उनको लाभ पहुंचाएंगे, ये हमने तय किया है। नौकरियां, जो इस प्रदेश में नौकरियों का जो इतिहास, नौकरी बिकने का इतिहास, यानी लोग जो हैं कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए नेताओं के चक्कर काटते थे, अधिकारियों से साठगांठ करते थे, पैसा खर्च करते थे। तो इस प्रकार की सब बीमारियों से हमने छूट दिलाई है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। और योग्यता का पैमाना ये यही है कि हर व्यक्ति का टेस्ट में जो उसकी नंबरिंग है, उसका योग्यता है, उसका जो पैमाना है, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, न कोई पर्ची न खर्ची। इस प्रकार से हमने काम किया। ट्रांसफर जो करते थे ये भी एक उद्योग बना हुआ था। कोई भी सरकारी नौकरी में चाहता है हर व्यक्ति कि मैं अपने घर के नजदीक आ जाऊं, पैसा खर्च करके और लोग स्पार्शें लगा करके और ये ट्रांसफर कराते थे। हमने सब बंद कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, उसकी सीनियोरिटी कितनी है, आयु कितनी है, उसके हिसाब से जो नजदीक से नजदीक स्थान पर वो जा सकता है उसको वहां पहुंचाया है। ऐसी सब बातें हमने केवल आईटी के कारण से, ई गवर्नेंस के कारण से करना वाले सिद्ध हो पाया है। घर बैठे किसी की समस्या है उसको सीएम विंडो में आप डाल दो। सीएम विंडो के माध्यम से 12 लाख लोगों को इस समय तक राहत मिल गई है। हर वर्ष 1-1.5 लाख लोग जो उसमें बढ़ते हैं ताकि समस्या का हल घर बैठे उस व्यक्ति का हो जाए। ऐसे सीएम विंडो की योजना भी हमने दी है। हमने गरीब परिवारों के उनके एक एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाए। अभी तक लगभग 800 मेले लग चुके हैं। 1.5 लाख परिवार उसमें आ चुके हैं। बहुत अभी बाकी है। 7 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया साल से भी कम है। हम उनको सबको बुलाएंगे और सबको आह्वान करेंगे
कि कुछ ना कुछ काम करिए, कुछ अपनी आय बढ़ाएं, सबको हम 1,80,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। और 1,80,000 से ऊपर जाने का मतलब कि हर परिवार की कम से कम 15,000 रुपये महीना ये अगर आय होती है तो अपने घर का सामान्य कामकाज वो कर सकता है। हाँ, कुछ विशेष काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसके ऊपर भारी वजन पड़ता है, आर्थिक मकान बनाना है वो नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना बनाई, हमने लाखों मकान उसमें दिए हैं। अभी और लोगों का भी हम और सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे में जिनके अपने मकान नहीं हैं अलग से एक प्रदेश की योजना बनाएंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत वो सारे लाभ जितने दिए जा सकते हैं आसानी से मकान व्यक्ति को मिल जाए, हर सिर के ऊपर उसकी छत हो जाए, ये योजना हम बना रहे हैं। हर परिवार का, उस गरीब परिवार का बच्चा, उसकी पढ़ाई ठीक हो जाए, स्कूलों में उनकी फीस माफ कर रहे हैं। यहां तक अगर ऐसे गरीब परिवार के बच्चे मानो सरकारी स्कूल उसको उपलब्ध नहीं है, अच्छा स्कूल, कहीं प्राइवेट में भी पढ़ना चाहेगा तो फीस सरकार देगी। हमने सरकार की ओर से वो फीस भी तय की है कि इस प्रकार के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, और ये फीस सरकार की ओर से तय है। बहुत सरकारी प्राइवेट स्कूल भी उसमें आगे आ रहे हैं जो कहते हैं इस योजना में, और हम चिराग योजना में हम शामिल होना चाहते हैं। गरीब परिवार का बच्चा, बालक, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई कि 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना की वो देंगे, और वो दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें ध्यान में आया कि इसमें बहुत परिवार बच गए हैं। हमने अपनी योजना चलाई और चिरायु हरियाणा के नाम से बचे हुए, पहले 15 लाख रजिस्टर्ड थे और 13-14 लाख रजिस्टर किए, 28,89,000 परिवारों को अब ये योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो चिरायु योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। अब एक विषय और ध्यान में आता है कि अगर हम बचपन से ही नागरिकों का, सबका एक वार्षिक एक स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ टेस्ट, ये कराना शुरू कर देंगे तो बीमार होने से पहले ही व्यक्ति का पता लगेगा कि इसमें कोई बीमारी आने की संभावना है, उसको ही वहीं पर रोका जा सकता है। कहते हैं निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए, और शुरू से ही हमको ये करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम भी निरोगी हरियाणा के नाम से शुरू करा दिया गया है। साल में हर नागरिक का एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हो। पहले चरण में जो हमारे बीपीएल के 1,80,000 तक के परिवार हैं, जो मैंने बताया 29 लाख परिवार हैं, 1.25 करोड़ ये जनसंख्या बनती है, इनका लगातार परीक्षण शुरू हो गया, इसी महीने शुरू हुआ है। अभी तो मात्र 60 से 70 हजार परिवारों को ही उस प्रकार का ये परीक्षण हो पाया है। ये प्रोसेस थोड़ा धीरे, इसलिए उसमें टाइम लगता है। सेंटर वाले जितने हैं उन पर सब पर भी लोग जाते हैं, फिर भी साल के अंदर अंदर 1.25 करोड़ सब लोगों का परीक्षण होगा। जो स्वस्थ आदमी है उनका भी परीक्षण इसके अंदर जरूर होगा। तो इस प्रकार हमने बहुत से ऐसे काम किए, गिनाने के लिए बहुत गिनाए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप सुबह 11 बजे से बैठे हैं और मैं देख रहा हूं लगभग 2:45 बज गए हैं, और इतने लंबे समय की जनसभा शायद ही कभी मैंने पिछले सालों में देखी हो। इतनी लंबी जनसभा के अंदर आप बैठे हैं, और आप लोगों को भी आखिर जब सभा के समाप्त होने के बाद आपका जो राशन है, आपका जो भोजन है, वो भी इंतजार कर रहा है आपकी, आप जाए और वो खाएं। तो इसलिए मैं संक्षेप में कुछ बातें ऐसी बताना चाह रहा हूं जिसके अंदर आपने, जैसे मानो हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया, और बहुत अनेकों जगहों पर, चाहे शहरी निकाय के चुनाव हो, चाहे ग्रामीण चुनाव हो, अनेकों जगह के ऊपर चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, हमारे पंच, सरपंच, पार्षद बहुत ऐसे चुने गए हैं। उस आरक्षण का भी लाभ आपको हुआ है, इसका लाभ भी आपको जरूर मिला है। और मैं समाज के बारे में जहां तक कहता हूं, एक धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ने का जो आप लोगों का मानस बना है, मैं इसकी सराहना करता हूं। और इसमें आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, अभी आज के हिसाब से परिवार पहचान पत्र में जो मैंने देखा है, 1,96,000 परिवार ये सैनी समाज के पूरे हरियाणा में है, और इसमें आबादी 8,08,000 ये उसकी आबादी है, जिसके अंदर अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा 30% वो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है। जिस समाज का 30% विद्यार्थी हो जाए, स्टूडेंट हो जाए, इसका मतलब यह है कि उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहुत बड़ा श्रेय और ये जो है आपको जाता है कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा निवेदन है कि अभी भी कोई बच्चा 18 साल से नीचे, उसकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, पहली से लेके, नर्सरी से लेके 10वीं तक। 10वीं के बाद आगे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, या 12वीं के बाद कह सकते हैं, अब 10वीं का भी समय खत्म हो गया।
+2 तक की पढ़ाई सब बच्चे हमारे जरूर करें, और +2 के बाद उनको आगे कोई ट्रेनिंग दिलानी है, कोई रोजगार कराना है, जो भी काम कराना है उसको आप अवश्य कराएं। मैं फोटोग्राफर का बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे जनता का भी दर्शन करा दिया। अभी तक तो मंच पर लेके बैठे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी संख्या में आज यह उपस्थिति है। तो कुल मिलाकर मेरा ये आपके जो मेरे पास विश्लेषण आया है, और उसमें एक और आंकड़ा है, 24% उसमें हाउसवाइफ्स हैं, यानी गृहिणियां हैं। अब इनको सब प्रकार की सुविधा हम दे रहे हैं। इसमें भी एक रास्ता और आपके लिए खुला हुआ है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ऐसे परिवारों की महिलाएं जो गृहिणियां हैं, उनको सबको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके छोटे छोटे उद्योग ये लगाने चाहिए, ताकि उसमें हम पूरी सहायता दे रहे हैं। हम लाखों रुपए का ऋण देते हैं, बिना ब्याज के देते हैं, और उसको यानी सामान्य जो किस्तें हैं, थोड़ी राशि किस्तों में उसको वापस लेते हैं, और उसकी बिक्री की व्यवस्था ये भी बाजारों में हमने करनी शुरू कर दी है, कि जो ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उनके बने हुए उत्पादन को हम प्राथमिकता से कैसे बिक्री कराएंगे, इसके लिए जगह जगह मेले लगने शुरू हुए हैं। इन मेलों को और हम बढ़ाएंगे, इसलिए बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। अपने यहाँ अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो मात्र 4% ऐसे हमारे जो युवक हैं वो बेरोजगार हैं। इनसे मेरा निवेदन है कि स्किलिंग के काम में जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी योग्य व्यक्ति को मिलेगी, सबको नहीं मिल सकती। फिर उनको अगर स्किलिंग में जाते हैं, कुछ ना कुछ हुनर सीख करके अपना काम करें, कहीं प्राइवेट नौकरी करनी है वहां करें, या कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा उद्योग लगा करके जीवन यापन को आप आगे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सामान्य है, 4% बहुत अच्छा एक जिसको कहना चाहिए हमारे समाज की स्थिति है। 6 से 7% बेरोजगारी तो बहुत देशों में, प्रदेशों में स्थिति तो रहती है। आपके समाज की केवल 4% है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हम इस अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। एक आंकड़ा और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी हमारे नेता हैं समाज के, उनको ध्यान करना चाहिए कि जिनकी पारिवारिक आय 25,000 से भी कम है, हालांकि कुल परिवार 1,96,000 बताए हैं मैंने, लेकिन 1,200 परिवार समाज के ऐसे भी हैं जिनकी आय सालाना 25,000 से भी कम है। इसलिए हम उनको पहचान करके उसकी आय को हम कैसे बढ़वा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को परामर्श देना पड़ता है। अगर कुछ परामर्श देंगे, कुछ सहायता करेंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे ले सकते हैं, काम करने वाला आदमी कैसे आगे आए, तो ये हर परिवार की हम चिंता करेंगे। तो आप समाज के जिम्मे, नेताओं के जिम्मे है कि इन 1,200 परिवारों को संभालें, ताकि इनकी परिवार की आय ये अच्छी हो जाए। इसी प्रकार 0 से 6 वर्ष की आयु ऐसे 52,000 ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का स्वास्थ्य की चिंता अवश्य करना। इन बच्चों के स्वास्थ्य के नाते से उनको किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन लगना है, कोई उसको हमारी जो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, ये सहायता करने वाले लोग हैं। तो इन बच्चों की आज ही चिंता करें, इनके स्वास्थ्य की चिंता करें, ताकि वो आगे भी बने रहें। मित्रों, योजनाएं बहुत हमारी, जैसे पिछड़ा वर्ग की योजनाएं हैं, पिछड़ा वर्ग 1 की योजनाएं हैं, शिक्षा की हैं, डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना है, ऐसे ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। फिर देश के बच्चों को पढ़ाई के लिए जो ऋण देने की बात है, विदेश में भी पढ़ाई के लिए, वो भी एक योजना है। तो मैंने बताया कि बहुत सी योजनाएं हैं। मैं तो कुल मिलाकर अब इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि हमारी जो डिमांड्स हमने रखी हैं, मेरे पास बहुत सी डिमांड्स आई हैं, चाहे वो हिसार से आई हो, करनाल से हो, पानीपत से हो, कुरुक्षेत्र से हो। वहां जब जाना होगा, मिलना होगा, तो आपके नेताओं के साथ बैठ करके वो सारी बातचीत की जाएगी। अभी तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान के ऊपर जो हमारी शिक्षण संस्थान था, वो पुराना होने के कारण से उसको गिरा दिया गया। इसके नए निर्माण की जो बात की जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री के पास, मंत्रियों के पास एक डिस्क्रिशनरी कोटा होता है। उस कोटे में सामान्यतः हम योगदान कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि आपके इस संस्थान को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए प्रारंभिक योगदान इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। और मैं अकेले अपनी तरफ से भी नहीं, तो हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनकी ओर से भी, क्योंकि उनसे मेरी बात हो गई है, उनका कि हमारे नाम से भी आप घोषणा कर देना। तो आज 31 लाख रुपया तो मुख्यमंत्री के नाते से मेरे कोष में आएगा, मेरे कोष से आएगा, और 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी की ओर से आएगा, 11 लाख रुपया हमारे डिप्टी स्पीकर उनकी ओर से आएगा। तो ऐसे 53 लाख रुपए की घोषणा इस सभा में, और मैं इस कॉलेज के, उस
शिक्षा संस्थान जो है उसके लिए करता हूं। और इसी प्रकार से एक विषय आया कि प्रथम हमारी महिला शिक्षिका सावित्रीबाई जी, जिनका महिला शिक्षा के अंदर बड़ा नाम है क्योंकि वो देश की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, तो उनके नाम से कोई भी एक कॉलेज का नाम, जो हमारे नेता हैं नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे वहाँ जो और भी सैनी समाज के लोग बैठे हैं, पवन सैनी जी हैं, जवाहर सैनी जी हैं, और हमारी पूर्व सांसद हैं, या हमारे जो भी नेता हैं, वो मिल करके जहां कहीं किसी कॉलेज के नाम रखने की बात आती है, जहां हमारे समाज के लोग हों, वो बताएंगे तो निश्चित रूप से कॉलेज का नाम या किसी शिक्षण संस्थान का नाम उनके नाम के ऊपर रखेंगे। एक प्लॉट की बात की गई है, तो इसमें भी मैं हमारा जो HSVP है उनको कहूंगा कि जिस शहर में आपको प्लॉट चाहिए, एक में अथवा ज्यादा में, वहां एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप लोग उसमें अप्लाई करिए, तो एक निश्चित विधि है उसकी, उसमें सबको आपको धर्मशाला के प्लॉट ये भी जरूर दिलाए जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ जो डिमांड्स हैं उतनी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन और जो चीजें रह गई हैं, जिन शहरों के, जिन जिलों के अपने कार्यकर्ता हैं, वो एक बार बैठेंगे तो बैठ करके उनके साथ चर्चा करके ऐसी सब चीजों को हम पूरा करेंगे, जिससे हमारे समाज के महापुरुषों का, हमारे समाज के ऐसे नेताओं का, उनका नाम आगे बढ़े, ताकि अपने समाज की हम चिंता कर सकें। यह समाज एक कर्मशील समाज है, एक काम करने वाला ऐसा समाज है कि जिसके आगे कोई कठिनाई, कोई दुविधा ये बचेगी नहीं, और निश्चित रूप से हम अपने कर्म करने की जो वृत्ति है इसके कारण से सदैव आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे हमको धकेल नहीं सकता। हाँ, हमको अपने हाथों पर, अपनी 10 उंगलियों पर ये पूरा नाज है कि हम कर्मशील बनके काम करके आगे बढ़ाएंगे। कभी भी ऐसी लाइन पर नहीं चलना जो कोई हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाए। स्वाभिमान के चोट को बचाने के लिए कोई भी कह सकता है कि ये चीज आपको मुफ्त देंगे, ये चीज आपको मुफ्त देंगे। हम कहते हैं समाज का वो वर्ग जो कमजोर वर्ग है, जिसको हम अंत्योदय की श्रेणी में मानते हैं, सबसे पहला अधिकार उसका है, वो किसी भी जाति का हो। जाति पाति से ऊपर उठ करके समाज के कुछ वर्ग जो लाचार वर्ग है, ऐसे लाचार वर्गों को और हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उनकी सहायता करनी है, उनकी शिक्षा करानी है, स्वास्थ्य में उनका लाभ कराना है, उनको रोजगार दिलाना है। एक एक परिवार की, एक एक व्यक्ति की हम लोग चिंता करेंगे। उसमें जरूर मैं समझता हूं कि सरकार के साथ आप भी भागीदार हों, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका, इस प्रकार से एक प्रयास करते हुए और विश्वास पूर्वक आगे बढ़ने का काम करेंगे। इतनी बात कह करके पुनः मैं इस बात को याद करते हुए कि मैं आज आपके बीच में नहीं पहुंचा, मुझे इस बात का खेद है। आशा मेरी स्थिति को आप समझेंगे और फिर कभी किसी अवसर पर प्रत्यक्ष आपसे मिलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय